दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा। और मेरे पिछले वीडियोस को आपने जितना ज़्यादा देखा और उसको लाइक किया तो उससे मुझे काफ़ी ताकत मिली है, काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूं कि मैं ये वीडियोस लगातार आगे भी बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदू का डेली हिंदी एनालिसिस। पहली खबर है, अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि पार्टी की जो मेजॉरिटी यानी बहुमत है वो उनके साथ है। तो इसके बारे में कुछ भी जानने लायक नहीं है, सिर्फ जानने लायक ये है कि जब पार्टी टूट जाएगी तो फिर जो चुनाव चिन्ह है वो किसको मिलेगा। तो उसके बारे में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके लिए मैं आपको अलग से पूरा एक वीडियो बना करके दूंगा। दूसरी खबर है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि एक पहले कानून हुआ करता था टाडा, यानी कि वो हुआ करता था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट। तो उसका मतलब ये था कि जो आतंकवादी और हानिकारक गतिविधियां हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते थे। तो आमतौर पे ये आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती थी। हालांकि इसे समाप्त कर दिया गया है और ये एक मुद्दा आज उठा था उसके ऊपर इस पे दिया गया है। तीसरी खबर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और अंदर भी इसे डिटेल में दिया गया है, तो वो हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि नोटबंदी हमारे देश की समृद्धि को धीमा कर सकती है। और उन्होंने यहाँ पर जो हाईलाइट है वहाँ पर ये कहा हुआ है कि हमें गरीबों की कष्टों को कम करने के लिए अतिरिक्त सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में विकास करने के लिए हम उसे हटा नहीं सकते, यानी कि हम उसे किसी भी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें उन लोगों के कष्टों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि गरीब हैं और वंचित हैं। दूसरे पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ एक शब्द है, पेडेस्ट्रियनाइजेशन, यानी कि पदयात्रीकरण। तो ये कहा जा रहा है कि जो कनॉट प्लेस है तो अब हम वहाँ पे गाड़ियों की भीड़ कम करके वहाँ पे लोगों को पैदल चलने में ज़्यादा मदद करने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं। तीसरे पेज में भी कुछ नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि एक CISF के ऑफिसर ने आत्महत्या कर लिया। तो जानने कुछ नहीं है, सिर्फ जानिए कि CISF क्या है। ये आपके मेंस में है तो वहाँ पर दिया हुआ है कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षा बल और उनके अधिदेश। तो आपको जानना चाहिए कि CISF क्या है और उसका अधिदेश क्या है। चौथे पेज में ये है कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि जो केंद्र है तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो यह हालांकि कोई नई बात नहीं है कि बहुत पहले से ही CBI जो है तो उसका गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारी पार्टियां करती रही हैं। तो ये जो भी सरकार में पार्टियां आती हैं तो वो अक्सर CBI का दुरुपयोग अपनी सरकार को बचाने के लिए या विरोधियों का दमन करने के लिए इत्यादि के लिए करती रही हैं। तो पहले भी कांग्रेस की जो UPA सरकार थी उसमें भी देखा गया था। तो ये मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर हालांकि सिसोदिया ने ये कहा है कि अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप राजनीति में करिए, आप इस तरह के तरीके क्यों अपना रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए एक खबर है कि आगे चल के राजधानी में ठंड पड़ने वाली है और थोड़ी सी बारिश भी हो सकती है। अगली खबर है कि NGT ने पर्यावरण मंत्रालय को लताड़ लगाई, रैस मतलब लताड़ लगाना। तो यहाँ पर NGT के जो प्रमुख हैं तो स्वतंत्र कुमार, उन्होंने ये कहा है कि 9 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने जो अपनी एक नोटिफिकेशन जारी की थी उसमें उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया था और उन्होंने ये कह दिया था कई सारे प्रोजेक्ट्स को कि अब उन्हें भी किसी तरीके की पूर्व पर्यावरण क्लियरेंस और साथ ही साथ EIA यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एग्जम्प्ट का मतलब होता है उन्हें मुक्त कर दिया था कि उन्हें अब कोई भी इस तरीके की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक सोसाइटी ने उसके खिलाफ याचिका दायर की थी। तो वहाँ पर ये कहा गया था कि जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, तो उसको इस आधार पर जो है समाप्त किया जाता है कि वो जो EIA नोटिफिकेशन यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के खिलाफ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो जो उनकी सूचना थी उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो केन्याई एक महिला है तो वो उसकी स्वदेश वापसी होगी, ना कि देश निकाला। तो रिपैट्रिएट और डिपोर्ट में सिर्फ एक अंतर होता है, जो डिपोर्ट होता है वो देश निकाला और रिपैट्रिएट मतलब स्वदेश वापसी। तो जो देश निकाला होता है वो आपकी छवि को ख़राब कर देता है और बाकी देश भी ये सोचते हैं कि शायद आप कोई बदमाश है तो इसलिए वो आपको शायद आने नहीं देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हालांकि इस स्त्री के बारे में कहा गया था कि वो यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम करती है तो उसे देश निकाला दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसको स्वदेश वापसी दी जाए। अगली खबर है कि विदेशी चमड़े के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है यानी कि विदेश व्यापार का महानिदेशालय है, तो उसने कहा है कि मिंग्स यानी ऊदबिलाव और लोमड़ियों और चिंचिलास की चमड़ी और साथ ही साथ सरीसृपों की चमड़ी से बने हुए किसी भी पदार्थ को अब आयात नहीं किया जा सकेगा। तो उसके पीछे बात क्या है कि
ये था कि बहुत दिनों से जो पेटा वाले हैं, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि पेटा कौन है और उसके बारे में आपको जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ये जो है तो एनिमल क्रुएल्टी यानी कि जानवरों पर अत्याचार से बनते हैं, तो इसलिए इन्हें बैन किया जाए। आज फिर से एनएचआरसी का नाम आ गया है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसका नाम रोज़ाना आपको देखने को मिल रहा है। पेज नंबर 7 पे खबर है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग अभी भी पटरी पर वापस नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों, नोटबंदी की वजह से उत्तर प्रदेश के उद्योगों पर जो प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में द हिंदू ने एक रिपोर्ट बनाई है कि वो अभी भी पटरी पर नहीं आए हैं। और अंतिम में यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि ये कहा गया है कि भारत में हर चीज़ को ऑनलाइन नहीं बेचा जा सकता है। ये सवाल पूछा गया है कि अगर इस तरीके को अपनाया गया तो छोटे और मध्यम उद्योगों की हेल्प जो है, सहायता जो है, वो मेक इन इंडिया कैसे करेगा। और ये भी कहा गया है कि ये इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ को कैश से सीधे ई पेमेंट की दिशा में संक्रमित कर दिया जाए, यानी उस दिशा में भेज दिया जाए। इसी पेज पर एक खबर है, ये है कि सिलिकोसिस क्या होता है। तो धुएं की वजह से आपको सांस लेने संबंधी जो बीमारी हो जाती है, मतलब धूल की वजह से आपको सांस लेने के संबंध में जो बीमारी हो जाती है, तो उसे सिलिकोसिस कहते हैं। ये सिलिका धूल की वजह से होता है। एक छोटी खबर है कि जो कर्नाटक के एक मंत्री हैं परमेश्वरा, तो वो अपने कदम से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो बेंगलुरु में घटना हुई थी, तो उसमें परमेश्वरा ने बयान दिया था कि अगर महिलाएं इस तरीके के भद्दे कपड़े ना पहने तो पुरुष उन पर इस तरीके की हमले नहीं करेंगे। तो उस पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो उसने उनसे जवाब मांगा था। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है। आगे है कि हाई कोर्ट ने भू अधिग्रहण मामले में तेलंगाना की सरकार को दिया झटका। तो यहाँ पे तेलंगाना की सरकार ने एक भू अधिग्रहण किया था, जिसे कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भू अधिग्रहण कानून 2013 है, तो उसमें जो कुछ भी स्कीमें दी गई हैं, तो ये उसके विपरीत थी। और यहाँ पर जो भी समाज की हाशिए पर रहने वाले गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो उनसे ज़मीन ले ली गई थी और उसके बदले में उन्हें कुछ खास नहीं दिया गया था। तो इस वजह से उसको उन्होंने। अगले पेज में खबर है कि जो प्रणब मुखर्जी हैं हमारे राष्ट्रपति, तो उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त के लिए, यानी कि ब्रीफली यानी संक्षिप्त काल के लिए, इकोनॉमिक स्लोडाउन अर्थात कि आर्थिक मंदी लाइकली यानी संभव है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म यानी कि प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावाद, जो कि एक राजनीतिक अवधारणा है। तो ये कहा गया है कि जो विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी थी, तो वो करप्शन से लड़ने के लिए, यानी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तो ठीक थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी कम समय के लिए, यानी टेम्प्रोरी एक स्लो डाउन आएगी। और उन्होंने ये कहा था कि इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में जो गरीब हैं, तो वो ज़रा सा परेशान हो रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, तो उनके कष्टों के निवारण के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भविष्य में ज़्यादा प्रगति की आशा रखते हैं, तो उनके कष्टों को कम किए बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने ठीक ही कहा था, क्योंकि अगर हम कि एक समाज, मतलब कि एक सेक्शन जो है, एक वर्ग जो है हमारे समाज का, अगर वो बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, जो और दूसरा वर्ग जो है तो वो समस्याओं से घिरा रहता है, तो इस तरीके से हम कभी समावेशी विकास नहीं कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, क्योंकि दो खबरें दोनों ही नोबेल विजेताओं से, दो नोबेल विजेता अर्थशास्त्रियों से संबंधित है। और दोनों ही ये कहा है कि जो नोटबंदी थी, तो वो दरअसल पे बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस हैं, तो उन्होंने कहा है कि कैशलेस इकोनॉमी इज़ अ बून, यानी कि जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है वो एक वरदान है। और यहाँ पर इन्होंने, जो दूसरे हैं नोबेल विजेता हैं जीन टिरोल, उन्होंने ये कहा है कि डिमोनेटाइजेशन विल मेक करप्शन डिफिकल्ट, यानी कि नोटबंदी जो है वो भ्रष्टाचार को और बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगी। तो इस तरीके से बाहर भी कई सारे कुछ अर्थशास्त्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने नोटबंदी की थी, तो वो ठीक थी। हालांकि कई अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं देश में भी और देश के बाहर भी, जिनका ये कहना है कि जो नोटबंदी थी तो वो ठीक नहीं थी और उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जहाँ तक एडिटोरियल का सवाल है, तो मैंने अभी देखा था कि यूट्यूब पर कुछ है और भी ऐसे चैनल हैं जो कि एडिटोरियल हिंदी में उपलब्ध करवा रहे हैं द हिंदू का। बाकी खबरें तो नहीं करवाते, लेकिन एडिटोरियल करवा रहे हैं। तो जब तक मैं एडिटोरियल बनाना शुरू नहीं करता हूँ, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ओनली IAS करके एक एडिटोरियल प्रोवाइड करने वाला, एक एडिटोरियल देने वाला एक है चैनल, आप उस पर जा सकते हैं। हालाँकि मैं अभी कुछ दिन बाद इसको शुरू करूँगा, अभी ज़रा सा मैं बिजी हूँ, तो जिसकी वजह से ये एडिटोरियल मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। अगले पेज पे खबर है कि सेंटर टेक्स स्टेप टू पिक नेक्स्ट UGC चीफ, यानी कि अगला UGC प्रमुख चुनने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सिर्फ इतना जानिए UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर, जो कि मैं शुरू में आपको बताया था कि हाउ विल इलेक्शन कमीशन डिसाइड ऑन पार्टी सिंबल राव इन
एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा है, तो उसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा, तो ये आगे चल के किस तरीके से डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा चुनाव आयोग, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगली खबर है कि 218 मछुआरे पाकिस्तान से लौटे उपहारों और सद्भावना के साथ। इसमें जानने लायक ज़्यादा कुछ। अगली खबर है कि एक डिप्लोमेट यानी कि एक कूटनीतिक अर्थात जो विदेश सेवा के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत की बाकी देशों में ज़्यादा दूतावास होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार के दौरान शशि थरूर ने कहा था कि वो जॉर्जिया, कोस्टा रिका, उरुग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी अपने दूतावास खोलेंगे, भारत के दूतावास खोलेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका और वो अभी भी नहीं हुआ है। पिछले दशक के दौरान 17 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में अपने दूतावास खोले हैं, पर भारत ने कोई भी एक नया दूतावास नहीं खोला किसी भी देश में। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय चूँकि आज सारी दुनिया में यात्रा करते हैं, तो उनके सहायता के लिए और साथ ही साथ व्यापार के बढ़ोतरी के लिए भी नए दूतावास खोलने ज़रूरी हैं। अगली खबर है कि जो कोर्ट है यानी कि जो विचाराधीन कैदी हैं, तो उनके बारे में अब अदालत ये निर्धारित करेगी कि वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं। तो जस्टिस जे एस खेर ने कहा है कि वो एक संविधान पीठ का निर्माण करेंगे जो कि इस पर फैसला लेगी। हालांकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था कुछ याचिकाओं को दायर करके कि जो हमारे चुनावी कानून हैं, तो उनमें जो कोई भी लॉ मेकर यानी कि जो कोई भी विधायक या सांसद जो जिसके ऊपर कोई आरोप है, तो अगर कोर्ट आरोप तय कर देता है तभी वो डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दे दिया जाएगा, या कि तब दिया जाएगा जबकि उसको कोर्ट के द्वारा सज़ा दी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कन्विक्शन मतलब सज़ा दे देना, और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज मतलब कि सिर्फ आरोप तय करना। तो आरोप तय होने पर अभी डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता नहीं होती है, और कुछ लोगों की मांग है कि वो कर देनी चाहिए, यानी कि सज़ा के पहले ही आप पे ऊपर कोर्ट ने आरोप तय किया, यानी कि केस खारिज ना करके अगर उसने आरोप तय कर दिया तो फिर इसके आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दे देना चाहिए। हालांकि देखते हैं कि आगे चल के संविधान पीठ क्या करेगी। अंतर्राष्ट्रीय में एक छोटी सी खबर है कि यूएस कांग्रेस में हिंदुओं और बौद्धों की संख्या बढ़ गई है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि H1B वीज़ा रिफॉर्म बिल रिटर्न्स टू लेजिस्लेचर, यानी कि H1B वीज़ा विधेयक जो है तो वो विधायिका के पास फिर से वापस आ गया है। विधेयक में ये कहा गया है कि जो 1 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष की $1 लाख से ज़्यादा प्रतिवर्ष की नौकरियां, और साथ ही साथ जो बिना परास्नातक की डिग्री लिए अमेरिका में आकर के काम करने के नियम हैं उनको वो हटाएंगे। यहाँ पर है कि श्रीलंका टास्क फोर्स 6 हाइब्रिड वार क्राइम्स कोर्ट, यानी कि युद्ध अपराधों के लिए श्रीलंका की टास्क फोर्स ने हाइब्रिड कोर्ट की मांग की है। तो हाइब्रिड कोर्ट दोस्तों वो कोर्ट होता है जिसमें कि उस देश के न्यायाधीशों के साथ साथ कुछ विदेशी न्यायाधीश भी होते हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका की सरकार ने एक CTF बनाई थी, जिसका कि ये कहना जो जिसने एक रिपोर्ट तैयार की थी, और वो जो रिपोर्ट थी तो UNHRC के 2015 के प्रस्ताव पर आधारित थी, और उसमें ये कहा गया था कि जो सेना कभी कभी अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करती है और कई बार उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके अपने कैंप इत्यादि लगा देती है, तो उस सब से निपटने के लिए नए कानून बनाए जाएँ और कुछ ऐसी कोर्ट स्थापित की जाएँ जहाँ पर ऐसे मामले अगर आते हैं तो उनका तुरंत निपटारा किया जाए। साथ ही तुर्की का ये कहना है कि इस्तांबुल नाइट क्लब का जो हमलावर था वो उइघुर हो सकता है। दोस्तों उइघुर जो हैं तो ये मुस्लिम होते हैं और ये चीन के जिनजियांग प्रांत में रहते हैं, और इनका ये कहना है, ये अलगाववादी हैं, और इनका ये कहना है कि जो चीन का जिनजियांग है तो वो उइघुर बाहुल्य क्षेत्र है और उसको वो एक पूर्वी तुर्किस्तान बनाएंगे, क्योंकि वो मूलतः तुर्की के हैं यानी तुर्क हैं। तो दोस्तों वहाँ पर अभी ये हुआ था कि उनके अलगाववादी जो गतिविधियाँ थी उनकी वजह से चीनी सरकार ने उन पे काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया था, यानी कि उन पे काफ़ी ज़्यादा कार्रवाइयाँ की थी। तो जिसकी वजह से अब ये भी हो चला है कि कुछ उइघुर जो हैं उनके बारे में संभावना जताई जा रही है कि वो इस्लामिक कट्टरपंथी और आतंकवाद की तरफ भी आगे चल के जा सकते हैं। पेज 15 पे आते हैं जो बिजनेस वाला पेज है। यहाँ पर ये कहा गया है कि रिपेमेंट ऑफ माइक्रो लोन्स हिट बाय नोट बैन, यानी कि नोटबंदी की वजह से जो सूक्ष्म ऋण हैं उनकी पुनर्अदायगी पर काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है। तो दो चीज़ें जानने लायक है, पहली है ICRA और दूसरी है क्रिसिल। तो इनके बारे में आप इंटरनेट पर ज़रूर जानकारियाँ प्राप्त कीजिएगा। और यहाँ पर जो क्रिसिल का अध्ययन वो ये
क्रिसिल का अध्ययन कहता है कि जो सूक्ष्म उपक्रम हैं यानी कि छोटे उपक्रम हैं, तो वो ऋण संबंधी सेवाओं और भुगतान संबंधी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेल रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरी छमाही में जो व्यापार की कमज़ोर वृद्धि है, तो उसकी वजह से असंगठित क्षेत्र जो हैं तो वो भी समस्या झेल रहे हैं। इसके अलावा इकरा की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, तो पहली बात तो उनको नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने की अनुमति नहीं थी, और साथ ही साथ उनके जो ऋण लेने वाले हैं तो उनका व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से उनके द्वारा उसके लोन की पुनर्अदायगी जो है उनके द्वारा नहीं हो पा रही, उनकी वो लोन की पुनर्अदायगी क्षमता कम हो गई है। अगली खबर ये है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के जो सर्वोच्च पद होंगे, तो उसके लिए नए मानदंड कायम किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बना है, और अब यही तय करेगा कि देश के सार्वजनिक बैंकों के सर्वोच्च पदों पर कौन बैठेगा। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जो विनोद राय हैं, जो कि पहले भारत के CAG यानी कैग रह चुके हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक रह चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसे कायदे बनाए जाएंगे कि जिसकी वजह से ज़्यादा उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा एफिशिएंसी यानी कि ज़्यादा क्षमता को निर्धारित किया जा सके। जो मुख्य बात उन्होंने कही है तो ये कही है कि जो बैंकों के डायरेक्टर या CEO हैं, तो वो ऐसे बनाए जाने चाहिए कि जिनका कम से कम 6 साल का कार्यकाल बाकी हो। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या नियम बनते। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो GDP है, तो नोटबंदी के कारण तीसरी तिमाही में 5% तक गिर सकती है, मतलब कि गिर करके 5% पर आ सकती है। तो ये कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको मिले कहीं पर में माइट लाइकली यानी कि जो संभावना वाले शब्द मिले, समझिए कि ये कोई सरकारी नहीं होगी रिपोर्ट, क्योंकि आमतौर पर सरकारी रिपोर्टों में ऐसे कोई आकलन नहीं होते। तो ये HSBC की एक रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा है कि उसके पहले जो समृद्धि थी तो वो ज़्यादा थी, और वो कम होकर के 5% तक अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही में पहुंच सकती है। साथ ही यहाँ पे जो RBI ने ये कहा है कि जो भी नोट जमा कर दिए गए हैं, तो मिलान किया जा रहा है कि जितने नोट जमा किए गए थे वो पूरे हैं कि नहीं। तो अब बात ये है दोस्तों कि RBI ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि नोट कितने जमा हुए हैं, क्योंकि उसने जो आखिरी अधिसूचना 10 दिसंबर को जारी की थी, उसमें उसने 12,44,000 करोड़ रुपए जमा होना बताया था। लेकिन कुछ ऐसे हैं लोग, मतलब कि जो एक्सपर्ट हैं, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 30 दिसंबर तक ही 14,97,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जो नोट जारी हुए थे टोटल, तो वो थे 15,40,000 करोड़ के, और ये कहना है कि 14,97,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, RBI ने बिल्कुल नहीं कहा है। तो अब देखते हैं कि अगर ऐसा है तो सिर्फ 43,000 करोड़ का ही लाभ हो रहा है, जो कि कोई बहुत खास लाभ नहीं है, क्योंकि सरकार ने 3 लाख करोड़ का लाभ प्राप्त करने की बात कही थी। अब यहाँ पर 43,000 करोड़ का लाभ प्राप्त होगा, जिसमें कि मेरे ख्याल से 10-15,000 करोड़ रुपए तो नोट छापने में ही खर्च हो जाएंगे। और साथ ही जो देश की इकॉनमी, अर्थव्यवस्था उस दौरान कमज़ोर हुई, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी एक सवाल है। तो देखिए कि आगे चल के रिज़र्व बैंक जब जारी करेगा इस गिनती के बाद कि इसके पास कितने नोट आए, तो स्पष्ट पता चलेगा। एक खबर है कि केंद्र सरकार ने जो नई खदानें हैं, तो उनके ऊपर से ग्रीन टेप के भय को हटा दिया। तो दोस्तों, ग्रीन टेप वो होता है कि जब आप कोई भी नया उद्योग या माइन वगैरह शुरू करते हैं, तो उसमें पर्यावरण मंत्रालय या कि फिर जो पर्यावरण के संरक्षक हैं, तो वो संरक्षक NGT पहुंच जाते, कहते हैं कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उस पर बैन लगाया जाए, इत्यादि इत्यादि। तो अब ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि वो इस तरीके के जो भय हैं, जिसकी वजह से नई माइन से उद्योग नहीं खुल पाते हैं, उनको कम करेगी। जानने लायक एक छोटी सी बात यही है कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2015 क्या है। यहाँ पे एक नई खबर है कि DOT टू सीक नोट फॉर 27,000 करोड़ से सेकंड फेज ऑफ भारत नेट, यानी कि भारत नेट के दूसरे चरण के लिए DOT ने
जो है तो अनुमति मांगी है 27,000 करोड़ की। तो चूँकि क्या है कि सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, पहली बात डीओटी यानी दूरसंचार विभाग, और भारत नेट जो है तो वो देश के सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की एक योजना है। तो इसके 2 चरण हैं। तो पहले चरण में 1 लाख गाँवों को जोड़ा जाएगा, और जो दूसरा चरण है तो उसमें 2017 से लेकर मई 2017 से लेकर के 2000 सितंबर 2018 तक और ज़्यादा गाँवों को जोड़ने की योजना। यहीं अरुण जेटली ने ये कहा है कि जो शैडो इकॉनमी यानी कि छाया इकॉनमी अर्थात कि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है तो उसको ख़त्म करने के उपाय किए जाएंगे ताकि जीडीपी को बढ़ाया जा सके, बूस्ट किया जा सके। तो डेसिमेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कम करना, यानी कि उसको लगभग ख़त्म ही कर देना। एक खबर है कि जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम ऑन द एनविल, तो ऑन द एनविल का मतलब होता है दोस्तों कि जो बनने को एकदम तैयार है। एनविल होता है यानी कि जो लोहार की एक निहाई होती है जिस पे वो कोई चीज़ रख के बनाता है, यानी कि ऑन द एनविल यानी कि उसको बनाने ही वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात अवसंरचना योजना है तो वो अब बनने को एकदम तैयार हो चुकी है। तो एक टाइज होती है चीज़, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, यानी कि निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना संबंधी योजना। तो उसके बाद उसको बनाने संबंधी कुछ बातें कही गई हैं। तो अगर आपको ज़्यादा उसमें कुछ महत्वपूर्ण लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से उतना ही था। और उसके अलावा भीम के बारे में तो डेली आप पढ़ ही रहे हैं कि ये जो नई ऐप है, तो अगर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा टेक्निकल बने, और जो यूपीआई वगैरह हैं तो आप लोग भी अब इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और ये भीम ऐप जो है तो आप इंटरनेट में देख सकते हैं कि इसको कैसे चलाते हैं। उसके बाद खेल वाले पेज थे जिनमें कुछ भी नहीं था। अब आते हैं आखिरी पेज पर, जहाँ पर ये कहा गया है कि इज़राइल जो है तो वो सूर्य की रोशनी को उपयोग करेगा दुनिया के सबसे बड़े सौर टावर यानी सौर स्तंभ में। तो दोस्तों बाकी सब छोड़िए, आप ये जानिए कि सौर स्तंभ होता क्या है। तो ये बिजली बनाने की ही एक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो आमतौर पे फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा बिजली बनाई जाती है, यानी कि आपने जो देखे होंगे खेतों वोतों के बगल में, अच्छा लोगों की छतों पर जो सोलर पावर प्लांट लगे होते हैं, तो ये उनसे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसका बिजली बनाने का जो तरीका है तो दरअसल पे वो कोयले बिजली घरों जैसा ही है। जैसे कोयला बिजली घरों में कोयले को जला करके पानी को उबाला जाता है और वो जो भाप होती है उसे टरबाइन को चला करके बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पर पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो टावर है तो इस टावर के चारों तरफ बहुत सारे दर्पण लगाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है तो उसको केंद्रित करके इस टावर पर छोड़ेंगे। जिस तरीके के आप लेंस में करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा जो है तो वो उत्पन्न होगी, और वो इस टावर के अंदर भरे पानी को भाप में परिवर्तित करके उसको टरबाइन में भेज देगी, जिससे कि बिजली बनेगी। इससे ये कहा जा रहा है कि योजना पूरी होने पर तकरीबन 310 मेगावाट बिजली बनेगी, और वो 1,30,000 घरों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो दोस्तों को इस तरीके से आज का जो द हिंदू का पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद था वो समाप्त होता है। आखिरी खबर एक और मिल गई है कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, यानी कि जल चिकित्सा। तो आप इंटरनेट पे देखिएगा कि हाइड्रोथेरेपी क्या होती है। तो दोस्तों आज का आपको द हिंदू का हिंदी अनुवाद कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप फेसबुक से या किसी भी माध्यम से ये इस लिंक को प्राप्त करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मैं आगे चल के जो वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। कल एक GDR से संबंधित वीडियो बनाया था, वो आपको मिल गई होगी। तो ऐसी ही छोटी छोटी और कई सारी वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। और जहाँ तक जागरण के रिव्यू की बात है तो अभी इस समय शायद वो नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं डेली जागरण खुद तो पढ़ रहा हूँ, पर उसके लिए इतना समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हिंदू को पूरा पढ़ना, फिर उसको अनुवाद करना, फिर उसका ये वीडियो बनाना, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। अभी तो जैसे मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं कभी कभार इसमें, क्योंकि तकरीबन 1.5-2 घंटा तो पूरा हिंदू को पढ़ के फिर उसे प्रत्येक शब्द को उसका सही हिंदी अनुवाद ढूंढने में ही लग जाता है। क्योंकि क्या है, हालांकि मैं भी हिंदी माध्यम का ही हूँ, लेकिन कई बार बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका एग्जैक्ट जो हिंदी अनुवाद है तो उसके लिए मुझे CSTT यानी कि एक वेबसाइट है जो कि मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको लगभग हर अंग्रेजी के शब्द का तकनीकी हिंदी शब्द मिल जाएगा। तो वहाँ से जा कर के मैं आपको तकनीकी हिंदी शब्द बताता हूँ ताकि आप उसे सीधे UPSC के मेंस में इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।